देखो इधर, आवाज नहीं। मैंने कहा था कि इस चैप्टर के अंतर्गत 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज उसी में से एक के बारे में हम चर्चा करेंगे और वह है पतले लेंस के लिए या लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, ये टॉपिक है। लेंस की फोकस दूरी के लिए किसका? न्यूटन का सूत्र। पहले इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या था? तो स्टेटमेंट ये था कि यदि कोई वस्तु किसी लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से x दूरी पर हो, लिखते जा रहे हैं उसको। यदि कोई वस्तु लेंस के प्रथम फोकस से x डैश दूरी पर हो और उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस से x दूरी पर बने तब x डैश बराबर f डैश, यह सूत्र होता है। और इसे ही हम न्यूटन का सूत्र भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूटन का सूत्र। मेन यही है, ये हमारा न्यूटन का सूत्र भी कहलाता है। मतलब कि अगर किसी वस्तु की किसी लेंस से दूरी, अगर किसी वस्तु की लेंस के प्रथम मुख्य फोकस या प्रथम फोकस भी कह सकते हो, प्रथम मुख्य फोकस से दूरी x डैश हो, तो जब लेंस के सामने उस वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब ही तो बनेगा। तो प्रतिबिंब उसका दूसरी ओर बन रहा है मान लो, और वो प्रतिबिंब बन रहा है, तो उस प्रतिबिंब की दूरी लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से x हो, तब x डैश बराबर हो जाता है f इंटू एफ डैश, जहां f और f डैश फोकस दूरियां हैं। f और f डैश क्या है? फोकस दूरियां हैं। इसे न्यूटन का सूत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे न्यूटन का सूत्र कहते हैं। न्यूटन का सूत्र कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है ये, जो तुम्हारा होता है x इंटू एक्स डैश बराबर f इंटू एफ डैश, यह तुम्हारा न्यूटन का सूत्र कहलाता है। अब देखते हैं इसका, ये ऑप्टिक्स के अंदर ये इनका जो थ्योरम है उसको हम मैथमेटिकल स्थिति से देखते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कितना आता है। तो हम लेकर चल रहे हैं कि माना ये कोई लेंस है, यह एक लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है। इस लेंस का ये मान लो प्रथम फोकस है एफ डैश, यह इसका द्वितीय फोकस है कितना? एफ, द्वितीय फोकस है एफ। और इस लेंस के सामने
एक वस्तु ओ डैश रखी हुई है, इस लेंस के सामने एक वस्तु ओ डैश रखी हुई है जिसकी एफ डैश से दूरी कितना है, एक्स डैश है, जिसकी एफ डैश से दूरी एक्स डैश है। तो तुम इसके पहले जो प्रतिबिंब बनाने का नियम हमने बताया था, उसके अंतर्गत हमने बताया था कि प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या होता है। हमने 3 नियम बताए थे और हमने ये भी बताया था कि उन 3 नियमों में से किसी 2 नियम का हम प्रयोग करते हैं। तो 3 नियम कौन कौन से थे? मैंने बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा हमने बताया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश नहीं, प्रकाशिक केंद्र, इसमें प्रकाशिक केंद्र होता है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये 3 हमने नियम बताया था। इसमें से 2 नियम का प्रयोग हमने बताया था कि 2 नियम का प्रयोग करते हैं प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। उसी नियम का हम प्रयोग कर रहे हैं कि इससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर चली जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण इसके मुख्य फोकस से होकर जाती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहां काटती हैं, यही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और इस प्रतिबिंब को हम नाम दे देते हैं आई डैश। इस प्रतिबिंब को हमने क्या नाम दे दिया, आई डैश। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं M, इस पॉइंट को मान लेते हैं C, इस पॉइंट को मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, J मान ले रहे हैं। इस पॉइंट को क्या मान रहा है, J। तो ये हमने डायग्राम कैसे लिया, समझ में आया? हमने लिया कि लेंस के सम्मुख एक वस्तु ओ डैश रखी हुई है, इसके प्रथम मुख्य फोकस से x डैश दूरी पर। तो इससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसके द्वितीय मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की जो किरण है वह इसके मुख्य फोकस से होकर जाएगी और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहां काटेंगी वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो अब तुमने थ्योरम लिखा, इस थ्योरम के अनुसार यदि कोई वस्तु लेंस के प्रथम फोकस से x डैश दूरी पर हो, यह हमने दूरी x डैश ले लिया, प्रथम फोकस से x डैश दूरी पर हो और उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस से x दूरी पर बने, यानी x दूरी पर, ये वाली दूरी देख रहे हो ना, ये प्रतिबिंब की दूरी कितना, ये वाली दूरी कितना है, x दूरी पर बने, तब x डैश बराबर f डैश, जहां f और f डैश फोकस दूरियां, प्रथम और द्वितीय फोकस दूरियां। तो ये यहां से देखो, प्रकाशिक केंद्र से ये दूरी, ये तुम्हारा कितना हो गया, f डैश हो गया, क्या हो गया, f डैश हो गया। और ये वाली दूरी, प्रकाशिक केंद्र से ये वाली दूरी क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। ये वाली दूरी क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। यानी क्या करते हो, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। अब आते हैं इसके उपपत्ति पे, इसके प्रूफ पे। हम इसके लिए ज्योमेट्री का जब हमने इसको बताया था कि ज्योमेट्री का प्रयोग ज्यादा करेंगे और ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है, थोड़ा सा टफ होता है। वो इसलिए टफ होता है कि उसमें कई चीजें कहां से कहां अलग अलग ली जाती हैं। अगर थोड़ा सा थ्योरम तुम नहीं पढ़े हो कक्षा 9वीं में, कक्षा 10वीं में, अगर तुमने थ्योरम नहीं पढ़ा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो यहां हम कंसेप्ट कौन सा लेने जा रहे हैं, हम कंसेप्ट लेंगे कि मान लो अगर कोई 2 त्रिभुज हो, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, और इस त्रिभुज का अगर यह कोण इस कोण के बराबर हो जाए और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। और किसी त्रिभुज के तीनों कोण अगर दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सॉरी, समरूप कहलाते हैं। दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं।
अब आते हैं, हम देख रहे हैं कि ये दो त्रिभुज एक ही लाइन पे बन रहा है, ओ डैश ओ एफ डैश, और एक बन रहा है एफ डैश सी जे। ये दो त्रिभुज बन रहा है ना, ये कितने त्रिभुज बन रहे हैं? दो त्रिभुज। तो अब देखना है यहां पे बना हुआ कोण कितना है? 90, और यहां पर भी बना हुआ कोण कितना? 90। ये दोनों एंगल बराबर हो गया। और ये देखो, अगर एक सीधी लाइन है और एक दूसरी लाइन इसको काटती है तो ज्योमेट्री के नियम से यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाता है। इसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये वाला कोण ऐसे ही इस कोण के बराबर हो गया। तो अभी हमने बताया ना कि अगर दो कोण बराबर हुए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, ये वाला तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे ना, तो हम यहीं से ले रहे हैं। हम समरूप दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट लेंगे कि समरूप त्रिभुज ओ डैश ओ एफ डैश समरूप त्रिभुज किसमें? ओ डैश ओ एफ डैश तथा त्रिभुज किसमें? एफ डैश सी जे में, एफ डैश सी जे में, समरूपता के नियम से। किसके नियम से? समरूपता के नियम से। समरूपता का नियम क्या कहता है? इस त्रिभुज का लंब ओ डैश ओ बटा इसका लंब कितना? सी जे बराबर इसका आधार ओ एफ डैश बटा इसका आधार कितना? एफ डैश सी। एफ डैश है ना, एफ डैश सी, एफ डैश सी। लेकिन तुमने ये कहा कि जो ये एफ डैश सी है, ये वाली लाइन, जैसे यह मुख्य फोकस से आई है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। तो मुख्य अक्ष यही है ना, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। इसका मतलब समांतर रेखाएं उन दो रेखाओं को कहते हैं जिनकी बीच की दूरी हमेशा क्या हो? समान हो। अगर बीच की दूरी हमेशा समान हो तो वह समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये दो रेखा की बात करें, अगर यहां इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, यहां अगर 1 सेंटीमीटर है, यहां 1 सेंटीमीटर है, यानी हर जगह अगर 1 सेंटीमीटर है तो वो दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समांतर रेखा। तो यह इसके समांतर रेखाएं हो गई। तो जितनी दूरी सी से जे की होगी, जितनी दूरी सी से जे की होगी उतनी ही दूरी तो आई से आई डैश की होगी। तो लिखेंगे चूंकि कितना? सी जे बराबर कितना? आई आई डैश, तो मान रख दें, इसलिए ओ ओ डैश बटा कितना? आई आई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओ एफ डैश बटा कितना? एफ डैश सी। समीकरण नंबर 1। यह हो गया। इसी प्रकार हम ले रहे हैं, चलो कि नहीं, लेंगे इसी प्रकार, हम लेंगे समरूप त्रिभुज एम सी एफ। इसी प्रकार समरूप त्रिभुज किसमें? एम सी एफ तथा किसमें? एफ आई आई डैश में, एफ आई डैश में, समरूपता के नियम से। समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा? समरूपता का नियम
इसका लंब MC बटा इसका लंब ना I डैश बराबर इसका आधार कितना F डैश C बटा इसका आधार कितना FI ना, ये ले रहे हैं ना, CF होगा, FC कर दो भाई, FC या CF कर दो, FC बटा FI यह हो गया। परंतु जो जितनी दूरी M से C की है उतनी ही दूरी O डैश से O की है। ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। परंतु देखना MC बराबर कितना OO डैश, इसलिए ये वैल्यू यहां रख दें, MC की जगह पर कितना OO डैश बटा कितना I डैश बराबर FC बटा FI, FC अपान कितना FI। ये समीकरण नंबर कितना 2 हो गया। अब समीकरण से 1 से देखें, OO डैश अपान I डैश का मान इतना, यहां भी OO डैश अपान I डैश का मान कितना इतना हो गया। तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यह भी OO डैश अपान I डैश का मान है, यह भी OO डैश अपान I डैश का मान है। तो इसका मतलब कि ये वाला मान इसके जगह पर इतना यहां रख सकते हैं ना, तो रख रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से रख रहे हैं मान, ये OF डैश बटा कितना F डैश C बराबर FC अपान FI। अब चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार हम इन सब का मान रख दें। तो देखिए OF डैश कहां है, OF डैश देख रहे हो ना, यह ना, ये दूरी कितनी है X डैश है। चूंकि बाएं तरफ है तो ये दूरी धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक, यह हो जाएगा तुम्हारा X डैश बटा ये फिर क्या है F डैश C, ये कितना वैल्यू है F डैश, धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक, बाएं साइड है तो ऋणात्मक, दैट इज इक्वल टू FC का मान कितना है F बटा FI का मान कितना X। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, त्रिया गुणा करें X डैश बराबर F डैश। यही तो न्यूटन का सूत्र है, यही न्यूटन का सूत्र है। बोलो समझ में आया, देख लो एक बार।